हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। यार आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th का भूगोल का, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। ठीक है जी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यार डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक दे रखा होगा। जैसे आपने इस चैनल को यानी मेन पॉइंट स्टडी को सपोर्ट किया, वैसे आप उस चैनल को करना। ठीक है। सबसे पहले तो यार बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा आपने मेन पॉइंट स्टडी को। तो जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया उसको भी करना। ठीक है यार। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे जब भी मैं वहाँ पर कुछ अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो विनिर्माण क्या होता है? ठीक है, आपको पता ही है, किसी कच्चे माल को एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करने को ही हम विनिर्माण कहते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार हम सर घर पे अगर जो शुभ लाभ होता है, जैसे कि कोई त्यौहार वगैरह, होली वगैरह आती है या दीपावली वगैरह आती है, तो हम घर पे टांगने के लिए ना वो शुभ लाभ वाला बनाते हैं, है ना जी। तो हमने वो बनाया, तो कच्चे माल यानी कागज़ से उसको एक फिनिश गुड्स में, एक मूल्यवान वस्तु में, जिसको हम घर के बाहर टांगते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो क्या वो भी विनिर्माण कहलाएगा? जी नहीं। विनिर्माण उद्योग क्या होता है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करना। ठीक है जी। जैसे कि अगर मान लो आप कितने बनाओगे वो घर पे टांगने के लिए, 1 2 3, तो वो विनिर्माण नहीं कहलाएगा। बट अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये हज़ारों बनते हैं, शुभ लाभ वाले हज़ारों बनते हैं, तो वो एक विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ठंड में आपकी दादी या नानी आपके लिए स्वेटर बनाती है, तो वो 1 बनाती है, 2 बनाती है, 3 बनाती है, 4 या 5 बनाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग नहीं कहलाएगा। बट एक फैक्ट्री जहाँ पर क्या हो, स्वेटर ही स्वेटर बनते हो, ठीक है, एक दिन में हज़ारों स्वेटर बनते हो, तो वो विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। ठीक है जी। तो कच्चे पदार्थ को एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना, अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करने को ही विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, या वस्तु निर्माण कहते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे लकड़ी से कागज़ बनाना, ठीक है, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है, रेशों से कपड़ा बनाना। बट इन तीनों की कंडीशन ये है कि सारे के सारे लार्ज स्केल पे यानी बड़े पैमाने पे होने चाहिए। ठीक है। अगर आप खुद ही लकड़ी से कागज़ बना रहे हो, 1 कागज़ 2 कागज़ बनाए आपने, तो वो विनिर्माण उद्योग नहीं कहलाएगा। ठीक है। बट अगर वो आप बहुत बड़े लेवल पे एक फैक्ट्री में करते हो, तो वो विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। सेम गन्ने के साथ है, अगर आप खुद गन्ने से चीनी बनाते हो, 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी बनाते हो, तो वो विनिर्माण उद्योग नहीं कहलाएगा। बट अगर आप ये फैक्ट्री में करते हो बड़े लेवल पे, तो वो एक विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। और सेम रेशे का भी यही एग्जाम्पल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है कि विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्रिया में आता है। आपको पता ही है, मैंने इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में बताया था आपको कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया क्या होती है। प्राथमिक में कृषि से रिलेटेड सारे के सारे काम आते हैं, द्वितीयक में फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड, और तृतीयक में सेवाएं वगैरह। तो ये जो निर्माण है, विनिर्माण उद्योग है, ये आपका द्वितीयक क्रिया में आता है। ठीक है जी। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण के उद्योगों के विकास से मापी जाती है। ठीक है। वो देश उतना ही ज़्यादा आर्थिक ताकतवर माना जाता है या डेवलप माना जाता है जहाँ पर विनिर्माण उद्योग ज़्यादा हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि जापान बहुत ज़्यादा डेवलप है, अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप है, यहाँ जो हमारा चाइना है, वो भी हमारा तो नहीं है चाइना, बट चाइना भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या विनिर्माण उद्योग बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है विनिर्माण का महत्व, यानी विनिर्माण उद्योग के महत्व। तो क्या आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि जी विनिर्माण उद्योग के महत्व बताओ? बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि विनिर्माण उद्योग समानता विकास तथा आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझा जाता है। ठीक है जी। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझा जाता है क्योंकि विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। ठीक है। देखो, विनिर्माण उद्योग से क्या होता है कि ना, बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई जाती है, ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं विनिर्माण उद्योग में, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी कृषि को भी सहायता मिलती है। ठीक है। पहले जो काम बहुत सारे लोग मिलकर करते थे, अब एक ट्रैक्टर कर देता है, तो इससे हमारी कृषि का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। ठीक है। जिससे हमारी देश की आर्थिक उन्नति हो रही है। तो पहला पॉइंट तो ये समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है कि विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। इसका मतलब पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोग सिर्फ कृषि में कार्य करते थे, ठीक है, और उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। मान लो एक घर में 10 लोग रहते हैं, 5 जो है वो एक खेत में काम करते हैं और 100 किलो अनाज उगाते हैं। तो यार 10 लोग भी काम कर ले तब भी तो 100 किलो अनाज उगाएंगे, क्योंकि खेत तो उतना ही है ना, खेत तो उतना ही है, फसल तो उसमें उतनी उगेगी तो उगेगी। तो इसलिए जो 5 बंदे हैं, अगर वो विनिर्माण उद्योग में कार्य कर ले तो उनके पास कुछ अर्निंग आ जाएगी। इसलिए जो विनिर्माण उद्योग है वो
लोगों की निर्भरता घटाता है कृषि से और उनको विनिर्माण उद्योग में कार्य मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि विनिर्माण उद्योग से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में मदद मिलती है। ठीक है, जो लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, मतलब मान लो कृषि है, कृषि कोई कर रहा है तो 10 फैमिली मेंबर है, जो वही वाला ऊपर वाला एग्जांपल, 10 फैमिली मेंबर है जो कृषि कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। ठीक है, लोगों को 10 लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको भूखा सोना पड़ रहा है, तो वो गरीब कहलाएंगे। बट अगर वो विनिर्माण उद्योग में काम करेंगे तो उनके पास पैसा वगैरह आएगा। ठीक है, और वो बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। ओके जी। नेक्स्ट है, उद्योग की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है। देखो, अगर आप गांव वाले इलाके में फैक्ट्री वगैरह लगाते हो तो उस गांव में क्या आएगी, बिजली भी आएगी, उन लोगों का भी विकास होगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय असमानता घटती है। मतलब वो सुविधा जो अब शहरों में मिलती है वो गांव में भी मिलने लगेगी अगर वहाँ पर उद्योग स्थापित कर दिए जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तु से निर्यात बढ़ता है जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देखो जी, हमने देश के अंदर कुछ भी बनाया और वो दूसरी कंट्री में भेजा तो दूसरी कंट्री वाले हमें पैसे देंगे ना, वो अपनी करेंसी में देंगे, विदेशी मुद्रा में देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर अमेरिका में कोई चीज़ भेजते हो तो वो आपको रुपए में देंगे, ऐसा तो नहीं है, वो आपको डॉलर देंगे। तो विनिर्माण उद्योग से जो भी उत्पादित होती है वस्तुएं का जो निर्यात होता है, ऑब्वियस सी बात है, विनिर्माण उद्योग से जो वस्तुएं बनती है उनका निर्यात होता है और उससे क्या होता है, हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वह देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। ठीक है, भारत के विकास के लिए विविध तथा शीघ्र औद्योगिक विकास की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि वही देश ज़्यादा विकसित माने जाते हैं जो किसी भी कच्चे माल को बहुत जल्दी तैयार माल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, भारत को अगर अधिक तेज गति से औद्योगिक विकास करना है ना तो उसे ऐसा ही करना पड़ेगा, उद्योग लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा विकास हो सके। तो ये सारे के सारे पॉइंट है। ठीक है, कि हमारे जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कृषि का विकास होता है, इससे लोगों को आय मिलती है, गरीबी वगैरह बेरोजगारी ख़त्म होती है, पिछड़े क्षेत्रों में असमानता कम होती है। ठीक है, विदेशी मुद्रा आती है और साथ ही में अगर हम जल्दी जल्दी विकास करेंगे, जल्दी जल्दी कच्चे माल को अधिक मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट कर पाएंगे तो देश की प्रगति बहुत अच्छे से होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कृषि तथा उद्योग। ठीक है, मैं आपको बता दूं कृषि तथा उद्योग एक दूसरे पर आश्रित है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो ये देखो जी। देखो, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग ने कृषि के पैदावार को बढ़ाने में सहायता की है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, जो किसान कृषि करते हैं उनको क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, उनको पंप चाहिए सिंचाई करने के लिए, उर्वरक चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ बनती है, ये फैक्ट्री में बनती है, ये उद्योगों में बनती है। तो इसलिए जो कृषि है वो कहीं ना कहीं हमारे उद्योगों पर आश्रित है ना। जो किसान है उसको अगर अधिक फसल उगानी है या कृषि जल्दी से जल्दी करनी है तो उनको औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको फर्टिलाइज़र की, उनको कीटनाशकों की, दवाइयों की, ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के औजारों की ज़रूरत पड़ेगी जो उन्हें कौन उपलब्ध कराएगा, उद्योग उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए जो कृषि है वो उद्योगों पे आश्रित है और जो उद्योग है वो भी कृषि पर आश्रित है। कैसे कि उद्योग में जो भी वस्तु बनती है ना वो कहाँ पर बेची जाती है, वो कृषि यानी किसानों को ही बेची जाती है। तो वस्तु को बेचने के लिए जो उद्योग है वो कहीं ना कहीं कृषि पर डिपेंडेंट है, समझ लो। अगर मान लो एक उद्योग है, ठीक है, जो कि बना रहा है कीटनाशक, अगर किसान उससे कीटनाशक खरीदे ही ना तो फिर क्या फ़ायदा, वो कहाँ बेचेगा, कहीं भी नहीं बेच पाएगा। तो इसीलिए उद्योग भी कृषि पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, और कृषि भी उद्योगों पर डिपेंडेंट है और आश्रित है। ठीक है जी, ये समझ आ गया कि कैसे हमारी कृषि और उद्योग एक दूसरे पर आश्रित है। ओके जी। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, यानी भारत की प्रगति में हमारे उद्योगों का क्या योगदान है। ओके, अगर मैं पिछले 2 दशकों की बात करूँ ना, यानी सिर्फ 20 साल की बात करूँ पीछे के, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उद्योगों का जो योगदान है ना वो 27% है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, ठीक ठाक है 27%, पर उसमें से तो 10% है ना वो खनिज खनन, गैस तथा विद्युत उद्योग का योगदान है, जो कि विनिर्माण उद्योग नहीं है। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, जिसमें कच्चे माल से क्या होता है, एक तैयार माल बनाया जाता है। ठीक है जी। अब अगर मैं मान लूँ विद्युत उद्योग में बिजली बनाई जाती है, तो बिजली बनाने के लिए कच्चा माल तो कुछ होता ही नहीं, वो तो पानी से टरबाइन से घूमता है तब बिजली बनती है। ठीक है, और हमारे खनिज खनन उद्योग हो गए, तो ज़मीन से जब हम कुछ निकालते हैं, खनिज वगैरह निकालते हैं, कोयला वगैरह सोना वगैरह निकालते हैं, तो वो आपका विनिर्माण उद्योग में थोड़ी ना आता है। तो यानी
हमारे भारत में टोटल सकल घरेलू उत्पाद में जो उद्योग का योगदान है वो 27% है, जिसमें से जो विनिर्माण उद्योग के अलावा जो उद्योग है ना उनका 10% है, और विनिर्माण उद्योग का सिर्फ और सिर्फ 17% है। विनिर्माण उद्योग यानी जो कच्चे माल से तैयार माल में कन्वर्ट करते हो वो उद्योग सिर्फ और सिर्फ 17% हमारे देश में जीडीपी का योगदान देते हैं, जीडीपी में योगदान देते हैं, ठीक है जी। और जो कि ये 17% है ना, दूसरे जो देश है पूर्वी एशियाई के देश है उससे बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। भारत ने भी इस 17% को ज़्यादा करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जिसको राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद कहते हैं, वो बनाया है ताकि इस 17% को बढ़ाया जा सके। इस 17% विनिर्माण उद्योग का जो योगदान है हमारे जीडीपी में उसको ज़्यादा लाया जा सके, 25 से 35% लाया जा सके, जो कि पूर्वी एशियाई देशों से के बराबर है, ठीक है। पूर्वी एशियाई देशों में 25 से 35% होता है। तो ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बनाया गया ना, ये इसलिए बनाया गया ताकि हमारे भारत में जो अभी विनिर्माण उद्योग का जो शेयर है वो 17% है, उसको भी 25 से 35% तक लाया जा सके। ओके जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है औद्योगिक अवस्थिति। अब इसका मतलब क्या होता है? अब हमें समझ आ गया कि जी उद्योग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उद्योग कहाँ लगाए। अब एक सिंपल सीधी बात है, देखो आप उद्योग कहाँ लगाओगे, आप एक फैक्ट्री कहाँ लगाओगे जहाँ पर आपको क्या हो, कच्चा माल पास में मिल जाए, है ना। देखो एक कॉमन सी बात है, ठीक है। अगर आप एक उद्योग लगा रहे हो तो क्या आप देखोगे कि यार कच्चा माल मेरे को मिल जाए, मेरे को वहाँ पर लोग भी मिल जाए, ठीक है, जो मेरी फैक्ट्री में काम कर दे, और मेरे को क्या हो कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाए। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मेरे को एक चीनी की फैक्ट्री लगानी है तो मैं वो चीनी की फैक्ट्री कहाँ लगाऊंगा, जहाँ पर पास ही में गन्ना वगैरह उगता हो, ठीक है। अब गन्ना उगेगा तो जहाँ से गन्ना उगेगा तो मेरी फैक्ट्री में जल्दी से पहुँच पाएगा वो गन्ना, है ना। ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे मेरे को ट्रांसपोर्ट के। जहाँ पर गन्ना उगता है उसी के पास अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगा दूँ तो मेरे को गन्ना वगैरह मिल जाएगा जिससे मैं चीनी बना सकूँ, ठीक है। और मेरे को इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी ये सारी की सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, उद्योग की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है, और उद्योग की जब भी हम स्थापना करते हैं ना तो वो किस किस चीज़ों से प्रभावित होती है। कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है, श्रमिक पूंजी, शक्ति के संसाधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। यानी कि बंदा जब भी फैक्ट्री लगाता है ना तो ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रख कर ही लगाता है कि क्या मेरे को कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कहीं मेरे को कच्चा माल लेने के लिए बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, काम करने के लिए फैक्ट्री में, ठीक है। क्या वहाँ पर बिजली उपलब्ध होगी या नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रखकर ही हम क्या करते हैं, औद्योगिक अवस्थिति यानी जो उद्योगों की जो स्थापना होती है, ठीक है, मतलब इन सारे के सारे फैक्टर को दिमाग में रखकर ही हम उद्योगों की स्थापना करते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इन सभी कारकों का एक जगह पर पाया जाना लगभग असंभव है। ऐसा नहीं है, देखो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक जगह बिजली मिल गई तो वहाँ पर लोग भी मिल पाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मान लो अगर यहाँ पर आपको लोग मिल गए तो ज़रूरी नहीं है कि कच्चा माल उपलब्ध हो पाए, ठीक है। तो यानी सारी की सारे जो जितने भी फैक्टर हैं हमारे, जितने भी हमारे कारक हैं, वो सारी जगह एक जगह मिलना थोड़ा सा असंभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। देखो नगरीकरण का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप गांव के इलाके में फैक्ट्री वगैरह लगाते हो तो वो धीरे 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 वहाँ पर नगरीकरण होता है। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट्री लगाई, फिर दूसरी बंदा फैक्ट्री लगाएगा, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, फिर जब बहुत सारी फैक्ट्री हो जाएगी तो बिजली भी आएगी, ठीक है, बिजली वगैरह आएगी, ट्रांसपोर्ट वगैरह वहाँ से आना जाना लगा रहेगा। तो इससे क्या होगा, उस एरिया का, उस गांव वाले एरिया का नगरीकरण हो जाएगा, ठीक है। वो अब गांव जो था पहले वो नगर बनता जाएगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नगर उद्योग को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई बंदा नगर में लगाता है, ठीक है, अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाता है नगर में, शहर वाले इलाके में, तो वहाँ पर उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है, बैंकिंग की, ठीक है, यानी मान लो उसको फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो बैंक से ले सकता है। साथ में बीमा वगैरह, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत उपलब्ध हो जाती है उससे शहरों में, ठीक है, और लोग मिल जाते हैं शहरों में उनको काम करने के लिए। वित्तीय सलाह मिल जाती है, फाइनेंशियल जो कंसल्टेंसी जो ग्रुप होते हैं वो मिल जाते हैं उनको कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदना चाहिए, यहाँ से नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है जी। और जो आपका नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपका
ये है कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित होते हैं। मैंने आपको बताया कि नगर जो है हमें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, ये सारी की सारी सुविधाएं देते हैं। इसी की वजह से ज़्यादातर लोग क्या हैं कि अपने उद्योगों को नगरों में ही लगाते हैं, जिससे समूहन बचत कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या, देखो जब बहुत सारे उद्योग होते हैं आपस में एक जगह पर लगाए जाते हैं ना, तो उनको बहुत सारी सुविधा मिलती है। मेरे कहने का मतलब है, मान लो मैंने अपना जूते का उद्योग, एक फैक्ट्री लगाई अपनी, और उसी के पास है ना एक सोल की फैक्ट्री भी है। सोल क्या होता है, जो जूते का नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको सोल कहते हैं। अब मेरे को जूता बनाने के लिए मेरे को सोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, दूर जाने की जगह अपने साथ वाली फैक्ट्री से बोलूँगा कि मेरे को सोल दे दो। ठीक है, तो मेरे को वहाँ से सोल मिल जाएंगे, है ना। तो जब बहुत सारे उद्योग आपस में आ जाते हैं ना, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इससे कि सबका फ़ायदा होता है। ठीक है, और इसी को हम समूहन बचत कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। और देखो, जैसे कि मान लो मैंने जूते की फैक्ट्री लगा दी, साथ में सोल की फैक्ट्री है, अब मेरे जूते तैयार हो गए, तो कोई पास में ही एक फिनिशिंग या जूते पॉलिश की फैक्ट्री लगा लेगा। ठीक है, तो वैसे मैं बता दूं, जो फैक्ट्री से जूते वगैरह निकलते हैं ना, उसको पॉलिश वगैरह करवाना पड़ता है बेचने से पहले, तो साइड में ही मेरे जूते की पॉलिश वाली फैक्ट्री लगा लेगा, कोई साथ में ही पैकिंग वगैरह की फैक्ट्री लगा लेगा। तो ये सारे के सारे जो उद्योग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक जगह केंद्रित हो जाएंगे, वो और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करेंगे, और धीरे 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 वो बड़ा औद्योगिक समूहन बन जाएगा, यानी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं समूहन बचत। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये? तो आपको समझ आ गया होगा कि उद्योग को स्थापित करने से पहले हम कौन कौन से कारक को दिमाग में रखते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के संसाधन, बिजली वगैरह, और बाजार वगैरह, कि मेरे को अपना सामान बेचने के लिए दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें। और नगर जो है वो हमें बहुत सारी सुविधाएं देती है। ठीक है, अगर हम नगरों के आसपास लगाते हैं फैक्ट्रियाँ, तो हमें बैंकिंग, ये सारी की सारी सुविधाएं मिलती है। और जब बहुत सारे उद्योग एक ही जगह पर केंद्रित हो जाते हैं नगरों में, क्योंकि वहाँ पर ही उनको सबसे ज़्यादा सेवाएं वगैरह मिलती है, तो उसको समूहन बचत कहा जाता है। ठीक है, और एक ही जगह पर जब सारे के सारे उद्योग आ जाते हैं, एक या दो उद्योग लगते हैं, तो बहुत सारे उद्योग ही वहाँ पर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है, बहुत सारे उद्योग, और वो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज़ादी से पहले ना जितने भी उद्योग हुआ करते थे, वो सारे के सारे कहाँ हुआ करते थे, तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ करते थे, यानी तट के आसपास हुआ करते थे। अभी क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि सर तट के आसपास ही क्यों होते थे। तो देखो दोस्त, पहले क्या होते थे, एरोप्लेन की इतनी सर्विसेज नहीं होती थी, एयरवेज से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजी जाती थी, तो उस समय क्या होता था, शिप वगैरह चलती थी। ठीक है, तो ज़्यादा दूर तक उनको ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, इसलिए वो तट के पास ही अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा देते थे, और उससे जो भी प्रोडक्शन होता था उसको शिप में डालते थे और भेज देते थे। तो इसीलिए ज़्यादातर जो उद्योग थे उस समय वो तटवर्ती क्षेत्रों में लगाए जाते थे। ओके जी, ओके यार, यहाँ पर होता है आपका पार्ट 1 ख़त्म। ठीक है यार, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है जी, हिंदी में थोड़े कम व्यूज़ आते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे बहुत कम हिंदी में वीडियो मिलती है। बस मैं इतना चाहता हूं कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, मेरे पे भी ऐसा बर्डन रहे कि मेरे को भी हिंदी में वीडियो बनानी है। ठीक है, तो आप जब ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो मेरे पे भी बर्डन रहेगा कि यार मेरे को इनका भी सिलेबस कंप्लीट करवाना। बट ऐसा नहीं है कि मैं रुक जाऊँगा, मैं हिंदी की भी वीडियो लगातार डालता रहूँगा। ठीक है जी, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, इस चैनल के भी, और वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दूसरे चैनल का, उसको भी। ठीक है, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। ठीक है, डायरेक्ट लिंक दे रखा है वहाँ पर, और अगर डिस्क्रिप्शन में ना एक जीपी लिंक दे रखा होगा, अगर आपको जीपी लिंक से नोट्स डाउनलोड करने आते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो। उसकी भी वीडियो दे रखी है मैंने कि जीपी लिंक से आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। ठीक है जी, सो आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चाहो तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।